हमने देखा कि हीट और वर्क इंटरनल एनर्जी में चेंजेस लाने के तरीके हैं। तो यहाँ पर हीट जो है, हीट इज ट्रांसफर ऑफ internal energy from high temperature to low temperature। यहाँ अगर हीट को डिफाइन करना है तो कुछ ऐसे बात करते हैं। एक सिस्टम में अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से कोई लिंक नहीं है। तो ये दो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के बीच किसी लिंक या किसी रिलेशन या किसी कनेक्शन का ना होना कहलाता है डिसऑर्गेनाइजेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम इज डिसऑर्गेनाइज्ड और रैंडम एनर्जी। अब अगर सिस्टम को हीट दी जाए तो ये रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, और अगर सिस्टम को ठंडा कर दिया जाए तो इसमें से यानी कि हीट रिमूव कर दी जाए तो ये जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी है ये कम हो जाएगी। तो स्टडी ऑफ हीट फ्लो इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ ये लाइन लिख रही हूँ, स्टडी ऑफ हीट फ्लो, यानी अगर मैं हीट फ्लो की बात कर रही हूँ तो वो बेसिकली क्या है, इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ रैंडम काइनेटिक एनर्जी। जो डिसऑर्गेनाइज्ड काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ उसके ट्रांसफर को हम हीट फ्लो कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इनटू अ सिस्टम इज यूजुअली डिनोटेड बाय क्यू, यानी जो हीट का नोटेशन है वो है क्यू। क्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर मैं सिंपल बात करूँगी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज मेजर्ड थ्रू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक मापदंड है हीट को मेजर करने का। और हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी की फॉर्म है, उसको हम जूल्स में नापते हैं, इसीलिए हीट की जो मेजरमेंट है वो भी जूल्स में होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो मेजरमेंट है हीट की, मेजरमेंट की जो यूनिट है वो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज कैलोरी। यहाँ पर मैं कैलोरी को डिफाइन करना चाहूँगी। अगर मुझे कैलोरी को डिफाइन करना है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज डिफाइंड as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water। ये keywords हैं यहाँ पर। 1 gram of water through 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं प्रिसाइजली बोलना चाहूँ तो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस होता है ये होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का जो पानी का जो 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1 कैलोरी। इस तरह से हम हीट को डिफाइन करते हैं। अब बात करेंगे हम हीट की खासियत की। हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। जैसा मैंने अभी इंटरनल एनर्जी के लिए बताया था, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, लेकिन हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के लिए जो हीट की क्वांटिटी ट्रांसफ़र होगी वो वो होगी इंटरमीडिएट स्टेट पर डिपेंडेंट, यानी कि जितनी भी बीच की इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगी जिसके थ्रू हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं, यानी पाथ डिपेंडेंट होगी। इसीलिए ये है पाथ फंक्शन और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। और हीट के चेंज के लिए हम लिखते हैं डेल्टा क्यू। ये जो डेल्टा है ये वर्ड दिखा रहा है कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर डेल्टा क्यू को हम इंटीग्रेट करें तो जो डेल्टा क्यू को इंटीग्रेशन अगर हम इसे करें, अगर मान लीजिए मेरे पास है पाथ ए, एक कोई पाथ है ए, उस पाथ के लिए अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाने के लिए जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज़ Q1A to 2A।
लेकिन अगर मेरा पाथ बदल गया, यानी कि मैंने दूसरे पाथ से इस हीट ये जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रही हूँ, तो उस केस में जो डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी 1 से सेकेंड स्टेट में जाने के लिए, दैट इज़ क्यू 1b to 2b, यानी कि ये वैल्यूज़ बदल जाएंगी। तो इसीलिए ये एक पाथ, ये जो है आपके पास हीट एक पाथ फंक्शन है। और अब अगर मैं इसके साइन कन्वेंशन की बात करूं, तो साइन कन्वेंशन बहुत यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है कि अगर सिस्टम के अंदर अगर हम हीट को ऐड करते हैं, यानी कि अगर सिस्टम हीट एडेड टू द सिस्टम, देन हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हीट को हम सिस्टम से रिमूव करते हैं, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो जो हीट का साइन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं वो होता है नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है जो हमें हमेशा याद रखनी है, और ये यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है। सिंपल है कि अगर सिस्टम के अंदर हीट आ गई तो वो पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट बाहर निकल गई तो वो नेगेटिव। तो इस तरह से हम हीट के साइन कन्वेंशन, इस तरह से हम हीट की के बारे में हम यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम वर्क टर्म, जो हमने एक और टर्म यूज़ की थी अभी, वर्क टर्म को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वर्क मैंने आपको बताया था, अगेन ये एक तरीका है, एक मोड है ट्रांसफ़र करने का एनर्जी को। वर्क इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ, वर्क जो है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगेन टू और फ्रॉम यानी द सिस्टम, यानी सिस्टम में या सिस्टम से मैकेनिकल एनर्जी के जो ट्रांसफ़र है उसे हम बोलते हैं वर्क, और इसे हम डिनोट करते हैं W से। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारे पास। W टर्म से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसके साइन कन्वेंशंस की बात करूँ, यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन, मैं फिजिक्स की टर्म के अंदर यहाँ साइन कन्वेंशन लिख रही हूँ। वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क जो है सिस्टम ने किया है तो वर्क जो है वो हो गया पॉजिटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव। जैसे मैंने बताया था हीट की जो साइन कन्वेंशन है वो यूनिवर्सल है, लेकिन वर्क की जो साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम ये साइन कन्वेंशन लेते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम अपोजिट साइन कन्वेंशन लेते हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली ये जो हमारे फिजिक्स के अंदर जो साइन कन्वेंशन था ये बनाया गया था हीट इंजन की स्टडी करते हुए। उसमें हीट इंजन में क्या था कि हीट को हमने देना था हीट को स्टीम इंजन के अंदर, और उससे हमें यूज़फुल वर्क प्रोड्यूस करना था। तो इसीलिए जो काम सिस्टम ने किया वो हमें चाहिए था, वो डिज़ायर्ड था, क्योंकि सिस्टम जो काम कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, वो हमारी ज़रूरत थी। तो जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ हमें मिल रही है, उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो जो सिस्टम ने काम किया वो पॉजिटिव है, और जो हम उससे एक्सटर्नल काम हमें करना पड़ रहा है उसके ऊपर, यानी कि उसे जो हमने हीट प्रोवाइड कर कर जो हम उसे ऊपर काम कर रहे हैं वो हो गया नेगेटिव, क्योंकि वो जितना कम करना चाहें और जितना नेगेटिव वैल्यू उसकी हो गई, क्योंकि वो काम हमारा डिज़ायर्ड नहीं है, वो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो ये वाली जो साइन कन्वेंशन है ये बेसिकली हीट इंजन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो जो हीट इंजन ने काम हमें दिया करने कर उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि वो काम हमें चाहिए। सिस्टम ने कितना काम किया तो वो काम हमारी ज़रूरत है, तो दैट इज़ पॉजिटिव। और जो वर्क हमें सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है दैट इज़ नेगेटिव। जबकि IUPAC की जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टी है इससे, यानी कि वर्क अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो हम वर्क को पॉजिटिव लेते हैं, अगर वर्क जो है सिस्टम ने किया है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। तो वो IUPAC की साइन कन्वेंशन जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, दोनों साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन पर्पस से दोनों सेम आएगी, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम जो साइन कन्वेंशंस है वो ये रखते हैं। अगेन ये जो साइन कन्वेंशंस बनी है ये हीट इंजन को ध्यान में रख कर बनाई गई थी। तो अगर उससे, क्योंकि हमारा जो फिज़िक्स के अंदर हमारा जो पर्पस है वो ये है कि जो सिस्टम
हमें काम आउटपुट निकाल के दे, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, वो हमारी डिज़ायर्ड चीज़ है। तो इसीलिए जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमारे मतलब हमारी उसमें ऐड हो रही है एक तरह से, तो इसीलिए हम उसे पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम जो सिस्टम काम कर रहा है उसे उसे पॉजिटिव बोलेंगे, और जो सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है वो हमने करना है, हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, तो वो हम उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो ये साइन कन्वेंशंस हैं, इनकी फील्ड आपको समझनी पड़ेगी, इन साइन कन्वेंशंस को आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों है। जबकि केमिस्ट्री में वर्क डन जो है सिस्टम के ऊपर जो हो रहा है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं। तो सिस्टम के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम उसको हम पॉजिटिव बोल लेते हैं, क्योंकि काम जो है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सिस्टम के अंदर काम जा रहा है, तो उसीलिए उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो ये साइन कन्वेंशन है। तो फिजिक्स में ये चीज़ ध्यान रखनी है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। क्यों है ऐसा वो मैंने आपको समझा दिया है। अगेन वर्क की जब हम बात करते हैं तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क भी एक पाथ फंक्शन है। फिर वही बात, अगर मेरे पास ए पाथ है तो उसके लिए अगर वर्क है डब्ल्यू ए, तो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू 1a टू a, दैट इज इक्वल्स टू पी डी वी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1a to 2a। ठीक है, अगर मेरे पास पाथ बदल गया तो वर्क जो है वो भी बदल जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी ये। तो दोनों साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो बदल गई। डब्ल्यू ए पाथ ए के लिए है, डब्ल्यू बी पाथ बी के लिए है, और इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग होंगी। यहाँ पर हमें क्लियर है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है इसीलिए डब्ल्यू ए जो है वो डब्ल्यू बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर अगेन डब्ल्यू को जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के अंदर रिप्रेजेंट किया था वैसे ही हम यहाँ पर इस तरह से W2 माइनस W1 इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और डेल्टा W अगेन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर अगेन वर्क एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है, जैसे हीट था। इसलिए एक सिस्टम के जब हम बात करें एक सिस्टम के वर्क जैसी कोई टर्म नहीं होती, मीनिंगलेस टर्म है ये। जैसे सिस्टम का टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, सिस्टम उसी तरह से हम सिस्टम के वर्क को या सिस्टम के हीट को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, यानी कि सिस्टम डज नॉट कंटेन हीट एंड वर्क। सिस्टम में इंटरनल एनर्जी होती है, वर्क और हीट उस इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के जरिए हैं, करने के तरीके हैं। तो यहाँ हम इस तरह से हीट और वर्क के बारे में पढ़ते हैं। अब एक सिस्टम के ऊपर जब हम बात करें कि सिस्टम के ऊपर अगर हमने कुछ हीट दी है या हीट हमने सिस्टम से ली है, तो डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट करता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है दैट इज़ इंडिकेटेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर इस तरह की हम बात करें यहाँ पर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो अगर मान लीजिए आपके पास फेज चेंज आया है, तो फेज चेंज इज इंडिकेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपको मालूम है अगर दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपको मालूम है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर ये जो सॉलिड है ये फेज अगर इसका चेंज हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इनके बीच की जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा इनकी जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। तो उस स्टेज पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इंट्रैक्शन में जब चेंज आएगा तो जब फेज चेंज होगा तो इंट्रैक्शंस में चेंज आएगा, और इंट्रैक्शंस में चेंज आया तो दैट मीन्स फिजिकल इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है और हीट हम किसी भी सिस्टम को दे रहे हैं और फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से है। तो यूजुअली हम ये कंसिडर करते हैं कि एक ही फेज़ है, सिंगल फेज़। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैस को जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितनी भी जो चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी का, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज आया होगा।
तो वो जो चेंज है वो उसके इक्विवेलेंट लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वहाँ पर कंसीडर करना है जहाँ पर फेज चेंज हो। जहाँ फेज चेंज नहीं है वहाँ पर इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो काइनेटिक हीट की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज में होता है। अब वर्क कैसे इंडिकेट होगा? अगर हमें ये देखना है कि सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, तो वर्क जो होता है दैट इज इंडिकेटेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम हमने पढ़ा हुआ है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर हो गई, यहाँ पर मैं इसको अगर हमने जैसे हर बार इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं P इंटू ए इंटू डी एस, और ए डी एस क्या होता है? डी वी। तो जहाँ पर वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा तो वहाँ पर वर्क होगा। जहाँ वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आया तो डी वी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, तो वर्क भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ इस केस में हम वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ है या वर्क सिस्टम ने किया है, तो वो जो इंडिकेशन है वो वॉल्यूम चेंज से हमें इंडिकेट होता है। अगर कंप्रेशन है तो सिस्टम पर काम किया गया है, एक्सपेंशन है तो सिस्टम ने काम किया है। तो इस तरह से हम लोग हीट की और वर्क के जो इंडिकेशंस हैं वो इस तरह से हम देखते हैं। थैंक यू।